चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के शक्तियों या कार्यों की। यदि हम शक्तियों की बात करें तो इनको 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रशासनिक, सलाहकारी और न्यायिक। यदि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशासनिक कार्यों की। यदि प्रशासनिक कार्यों की बात करें तो निर्वाचन आयोग भारत के समस्त जो निर्वाचन क्षेत्र है उनको उनकी सीमाओं, उनकी भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करना, और जिसके लिए कि संसद समय समय पर एक परिसीमन आयोग का गठन करता रहता है। समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना, और एक कहते हैं कि जो वोटर लिस्ट तैयार करना, और उसमें वोट जो भी मतदाता है उनका नामांकन करना, उनका जो नए अपडेट करते रहना, जो नहीं रहे उनका नाम काटना, और जो नए जो जिनका उम्र हो रहा है उनको जोड़ना। ये काम भी निर्वाचन आयोग का ही है। निर्वाचन की तिथि और जो समय सारणी है, टाइम टेबल है, उसको निर्धारित करना भी काम ये निर्वाचन आयोग का ही है। ये निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में आता है। इसके बाद आता है कि राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल है उनको मान्यता देना, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, और उनकी मान्यता से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी प्रशासनिक कार्य है, वो यही करेंगे, इन्हीं को करना है। तो अब आगे हम बात करते हैं, देखते हैं इसका जो राजनीतिक दलों की जो न्यायिक शक्तियां हैं, इनके जो राजनीतिक दलों के प्रति या फिर जो निर्वाचन से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसमें ये एक न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले कि राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उनके जो चुनाव चिन्ह है उनसे रिलेटेड जो विवाद है उस पर जो फैसला होगा वो चुनाव आयोग, जो पहला फैसला चुनाव आयोग करेगी। और ऐसे में यहाँ पर ये एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करता है। तो उससे जैसे कि आपको पता होगा, पिछले दिनों शिवसेना 2 टुकड़ों में बटी, वहाँ भी चुनाव चिन्ह को लेकर उनमें विवाद हुआ। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जनता दल, जो कि एक बहुत बड़ा दल हुआ करती थी, वो अपने 3 अलग अलग दलों में बट गए। जैसे साउथ में चला गया ये आपका जेडीएस, जनता दल सेक्युलर, और नॉर्थ में बिहार और यूपी में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। तो इनके अलग अलग जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए, ये कार्य भी किसका है? चुनाव आयोग का। ऐसे में वहां पर वो एक न्यायालय के रूप में काम करता है। और निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित किसी भी विवाद के लिए जो पहला न्यायालय है जहां आप पहले जाएंगे वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन के समय दलों उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण किया जाता है, ताकि एक ऐसा ना हो कि जो सिस्टम है, जो सरकार में लोग हैं, सिस्टम का इस्तेमाल करके चुनाव को अपने पक्ष में कर लें। इसके लिए चुनाव आयोग के पास बहुत ही मजबूत शक्ति है जो आचार संहिता है। आपने देखा होगा कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कभी भी कोई नए निर्णय लेने या फिर सरकार द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। और अंत में एक होता है कि यदि देखा जाए एक और जो महत्वपूर्ण कार्य है, अब हालांकि इसके लिए काफी उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, जो राजनीतिक दल है उनको अपने नीतियों और जो भी उसके विचार हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए टीवी, रेडियो वगैरह जो संचार के माध्यम है उनमें इनके लिए समय सारणी तैयार करना भी ये भी चुनाव आयोग का ही काम होता था। अब है सलाहकारी शक्तियां। सलाहकारी शक्तियों में होता है कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्या सलाह दे सकता है, क्या सलाह देते हैं, इनसे सलाहकारी शक्ति, इन्हें सलाह भी देना। क्योंकि कभी कभी निर्वाचन से रिलेटेड जो भी मामले हैं उन पर यदि कभी राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति को कोई स्टेप लेना है, कोई कदम उठाना है, तो उसके लिए भी वो सबसे पहले सलाह जो है वो चुनाव आयोग से ही लेंगे। चुनाव आयोग जो सलाह देगा उसी पर वो काम करते हैं। सबसे पहले जो संसद सदस्यों की जो निर्भरता है, उनकी जो आहर्ता या निर्भरता है, इनसे रिलेटेड जो भी मामले हैं इन पर राष्ट्रपति को सलाह देना। विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देनी, जैसे मैंने अभी बात किया। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में भी चुनाव कराए जाने के लिए जो जिन क्षेत्रों में या जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है वहां चुनाव कराए जाने के लिए सरकार को सलाह देना कि क्या अभी चुनाव कराया जा सकता है या नहीं, नहीं तो कब कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता तो क्यों नहीं। ये सारे मामले जो है वो चुनाव आयोग ही देखता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर